आज की क्लास में हम बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता प्रिय प्रवास। दरअसल प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय का एक महाकाव्य है और यह भी आपको पता होगा कि खड़ी बोली हिंदी में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। ठीक है, यह जो पद्यांश है यह प्रिय प्रवास के प्रथम सर्ग से लिया गया है। ठीक है, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। कविता पर आने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि ये जो प्रिय प्रवास है, ठीक है ना, इसमें मूलतः क्या है। देखिए दो शब्द हैं इसमें, प्रिय और प्रवास। ठीक है, प्रिय कौन है? कृष्ण है। और प्रवास कहाँ कहाँ उनका हो रहा है? गोकुल के थे, गोपियों के साथ रहते थे ब्रज में, तो कभी मथुरा चले जाते हैं, कभी हस्तिनापुर चले जाते हैं। तो जो गोपियों के जो प्रिय कृष्ण हैं उनका प्रवास अलग अलग जगह पे हो रहा है, जिससे क्या है, गोपी दुखी हैं, नंद बाबा दुखी हैं, ये माँ यशोदा दुखी हैं। ठीक है, तो प्रिय प्रवास में आप कहें तो कुल मिलाकर कृष्ण के जो प्रवास है भिन्न भिन्न जगहों पे, उसका चित्रण इस महाकाव्य में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत होती है, प्रथम सर्ग जो है, इसमें क्या है कि संध्या का वर्णन उन्होंने किया है। ठीक है, संध्या के वर्णन के पीछे का भी बड़ा कारण यह है कि सांझ हो गई लेकिन बाट जोते जोते कृष्ण नहीं आए। ठीक है, लेकिन यह बात आगे ज्यादा रूप से मुखरित होती है कृष्ण के इंतजार में, कृष्ण के प्रेम में जो विह्वलता है, जो बेचैनी है वहां के लोगों की। लेकिन जो पद्यांश आपके पाठ्यक्रम में है, ठीक है ना, इसका मूल अर्थ या मूल संदर्भ है सायंकालीन जो सौंदर्य है कि प्रकृति में जब सांझ जैसे जैसे होने लगती है तो प्रकृति में किस तरह से सौंदर्य बिखरने लगता है। ठीक है, पक्षियों की क्या स्थिति होती है, जंगलों में किस तरह की सुंदरता होती है, पहाड़ों पे कैसे सूर्य की किरणें अटक जाती हैं। तो उस पूरे दृश्य का एक बहुत ही खूबसूरत बिंब चित्र इस कविता में हरिऔध जी ने प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों, और ये काम उन्होंने पहले नहीं किया। छायावाद के दौर में भी निराला जैसे बड़े कवियों ने सायं पे, संध्या पे कविता लिखी है। ठीक है, तो पहले हम कविता पढ़ेंगे और कविता की व्याख्या पर जाएंगे। ठीक है, तो कविता पढ़ें। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। दिवस का अवसान, अवसान मतलब दिन का अंत, दिन का अंत होने वाला था, हुआ नहीं था। दिवस का अवसान समीप था, आप किसी के समीप पहुंचे हैं, उस तक नहीं पहुंचे हैं। वैसे ही समझिए, एक एक शब्द पे जाइए। वैसे ही दिन का अंत होने वाला था लेकिन हुआ नहीं था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ठीक है, आसमान कहते हैं गगन को, गगन था कुछ लोहित हो चला। लोहित समझिए, जब लोहे को गर्म करते हैं, ठीक है, तो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है ना। तो जब दिन ढल रहा है तो आसमान में ऐसी लालिमा बिखर रही है, प्रस्फुटित हो रही है, जैसे कि गर्म लोहे का जो रंग होता है। इसलिए कहा गगन था कुछ लोहित हो चला, यानी कि अब सूर्य जो है अब वह विश्रामावस्था की तरफ है, सूर्य अब ढल रहा है। आई बात समझ में? तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तरु शिखा, तरु कहते हैं पेड़ों को, शिखा मतलब चोटी। तो पेड़ों की जो चोटियां हैं उनपे अब सूर्य की किरणें सुशोभित हो रही थी। कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा का मतलब होता है कमलिनियों के कुल के स्वामी अर्थात सूर्य। आप देखते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो कमलिनियां जो है वो खिलने लगती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए कहा तरु शिखा पर, सीधे नहीं कहा कि सूर्य की रोशनी। ये बिंब देखिए, खूबसूरती देखिए कविता की। ठीक है ना, कि सीधे सीधे ये नहीं कह रहा है कि पेड़ों की चोटियों की सूर्य की रोशनी दिखाई दे रही है। क्या कह रहा है? तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। अर्थात पेड़ों की चोटियों पर अब सूर्य की किरणें सुशोभित हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं, उनका सौंदर्य नजर आ रहा है। स्पष्ट है बच्चों? और पहले से स्पष्ट है कि संध्या का वर्णन कर रहे हैं, सांझ का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विपिन बीच विहंगम वृंद का, कल निनाद विवर्धित था हुआ। विपिन कहते हैं जंगल को। ठीक है, विपिन बीच विहंगम वृंद का, जंगलों के बीच, वृंद मतलब पक्षी। ठीक है, जंगलों के बीच
पक्षियों का कलरव धीरे धीरे बढ़ रहा था। कल निनाद विवर्धित था हुआ। पक्षियों की जो आवाज है, जो कलरव है, वह जंगलों के बीच अब धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ने लगी थी। अर्थात सांझ होने को आ रही है और पक्षी धीरे धीरे अपने घोंसले की तरफ लौट रहे हैं। आगे बात समझ में? तो वो जंगलों के बीच उनकी कलरव, उनकी ध्वनि वो गुंजायमान हो रही है। ठीक है बच्चों? आगे कहा, ध्वनिमय विविधा विहगावली उड़ रही नभमंडल मध्य थी, कि विभिन्न प्रकार के पक्षी शोर करते हुए, आवाजें निकालते हुए आसमान के बीचों बीच क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। यानी कि अब घर की तरफ वो लौट रहे हैं। तो शाम के समय सायंकालीन जो दृश्य है उसमें ये भी दिखाई देता है कि बहुत सारे जंगलों से भी आवाज आ रही है, वहां भी हैं, और बहुत सारे पक्षी जो हैं वह आसमान के बीचों बीच पंख फैलाए हुए क्या हो रहे हैं, उड़ रहे हैं। आई बात समझ में? स्पष्ट है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अधिक और हुई नभ लालिमा, दश दिशा अनुरंजित हो गई। कविता का तार्क कैसे अपने पीछे के संदर्भों से जुड़ता है, इसकी कलात्मकता देखिए। अधिक और हुई नभ लालिमा, और शुरू की सबसे पहली दूसरी पंक्ति देखिए, गगन था कुछ लोहित हो चला। वो जो कुछ था और अब क्या हो गया है, अधिक हो गया है। ठीक है ना? अधिक और हुई नभ लालिमा, आकाश की लालिमा अब पहले से थोड़ी और ज्यादा बढ़ रही है। आई बात समझ में? यानी कि सांझ जो है ना वो और ढलान के करीब पहुंच रही है। आई बात समझ में? दश दिशा अनुरंजित हो गई, और लालिमा के और अधिक बढ़ने से दशों दिशाएं जो है वो प्रसन्न हो गई हैं। दशों दिशाओं में आनंद का वातावरण प्रसारित हो गया है। ठीक है बच्चों? सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। सकल पादप पुंज, पादप पुंज मतलब पेड़ पौधे, सारे जो हरे हरे पेड़ पौधे थे जंगलों में या जगह जगह पे, वो हरे हरे पेड़ पौधे भी अब गगन की जो लाल रक्तिम जो आभा है या लाल रंग है, उस लाल रंग से वो हरे हरे पेड़ पौधे भी क्या हो गए हैं, लद गए हैं। यानी कि ऐसा लगता है कि जो हरे हरे पेड़ पौधे हैं उन पे भी गगन की लालिमा जो है, लाल रंग है, वह फैल चुकी है, प्रसारित हो चुकी है। ठीक है? और अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई। और अरुणिमा मतलब वो जो रंग है, अरुण का जो रंग है, अरुण कहते हैं किसको, सूर्य को। सुना ना प्रसाद की कविता की, अरुणिया मधुमय देश हमारा। ठीक है ना? जहां पहुंच अनजान क्षितिज को, अरुणिया मधुमय देश हमारा, वो अरुण सूर्य। ठीक है ना? तो उसकी जो विनिमज्जित सी हुई, ऐसा लगता है कि अरुण से निकलने वाला जो प्रकाश है, किस तरह का प्रकाश, लाल रंग का प्रकाश, अब वह उस लाल रंग के प्रकाश ने सभी पेड़ पौधों को, हरे हरे पेड़ पौधों को डुबो लिया है। जैसे लग रहा है कि वो पादप, उस पेड़ पौधे जो है पादप, उस लाल रंग में स्नान कर रहे हैं, डूबे हुए हैं। आई बात समझ में? तो देखिए कैसी सुंदर छटा प्रस्तुत कर रहा है कवि, कैसा दृश्यांकन कर रहा है कि सांझ जैसे जैसे हो रही है, प्रकृति में सौंदर्य और ज्यादा बिखरता जा रहा है, सौंदर्य और ज्यादा फैलता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। ठीक है? झलकने पुलिनों पर भी लगी गगन के तल की यह लालिमा। पुलिन कहते हैं किनारों को। ठीक है? तो गगन की, आसमान से निकलती हुई यह जो लालिमा है, वह किनारे पर भी, यानी कि रेत हो गए, नदी के किनारे हो गए, समुद्र के किनारे हो गए, जहां कहीं भी किनारा है, रेत है, वहां पे भी इसकी छटा क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। अक्सर आपने तस्वीरों में देखा होगा कि चित्रकार जो है डूबते सूरज का चित्र बना रहा है और नदी के किनारे का दृश्य बना रहा है। देखा है आपने? क्यों? क्योंकि नदी के किनारे, पानी के किनारे जो डूबते हुए सूर्य का दृश्य होता है वह और ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। तो उस दृश्य को चुना और कहा कि किनारों पर भी गगन की यह जो लालिमा है वह दिखाई देने लगी। सरी सरोवर के जल में पड़ी, अरुणता अति ही रमणीय थी। और आगे का दृश्य उससे बढ़कर कहा कि नदियों और तालाबों के जल में सूरज की यह अरुण लालिमा या यह रोशनी जब और पड़ती है तो दृश्य क्या होता है, और ज्यादा
खूबसूरत और सौंदर्यपूर्ण नजर आता है। यानी कि डूबते हुए सूरज से निकलती हुई जो लालिमा है, जो प्रकाश है ना, उसका सौंदर्य आप उस पानी पे देखें, नदी के किनारे पे देखें, समुद्र पे देखें, ठीक है, तो वह जो दृश्य है ऐसा लगता है कि सोना छलक रहा है उन धाराओं पे। इतना सुंदर वह नजारा होता है। कभी मौका मिले तो गौर से देखिएगा उसको, ठीक है। आगे कहा, अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीश विहारिणी। अचल किसे कहते हैं? पहाड़ों, ठीक है, और आप सब तो देखते रहते हैं। तो अब क्या कहा कि अचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीश विहारिणी। किरण पादप, यह जो किरण पौधों के सिर पे, पौधों के ऊपर जो विराजमान थी अभी तक, अभी कुछ देर पहले आपने देखा ना कि उसमें तरुशिखा पर थी अब राजती, है ना, पहले छंद में है ना कि तरुशिखा पर थी अब राजती। अब क्या हुआ? अब कह रहा है कि तरुशिखा यानी कि पौधों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर जो रोशनी थी अब वहां से हटकर कहां पहुंच गई है? पहाड़ के शिखरों पर। यानी कि शाम और ज्यादा ढल गई है। जैसे जैसे सूरज डूबने को आता है रोशनी ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है। आई बात समझ में ना? मैं भी अपने छत से देखता हूं तो कैसे अंतिम चोटी पर रोशनी बहुत दूर तक देर तक दिखाई देती है। पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी होती है उस पर सूरज की रोशनी बहुत देर तक दिखाई देती है ना। तो अब कहा शाम और ज्यादा ढल गई है और जो रोशनी पौधों के ऊपर, पेड़ों की चोटियों पे जो रोशनी दिखाई दे रही थी अब वो कहाँ दिखाई दे रही है? पहाड़ की चोटी। स्पष्ट है बच्चों? बिंब तिरोहित हो चला, गगन मंडल मध्य शनैः शनैः। ठीक है, सूर्य का बिंब अब पहाड़ों की चोटियों से भी धीरे धीरे, तिरोहित मतलब डूब जाना, मिल जाना। अब क्या हुआ अंत में कि सूर्य की जो रोशनी थी, वह जो बिंब था, वह धीरे धीरे आकाश में डूबने लगा, अदृश्य होने लगा। यानी कि सांझ अब खत्म होने लगी और रात्रि का आगमन होने लगा। तो इस गगन मंडल मध्य शनैः शनैः, आकाश के बीच में धीरे धीरे वह जो लालिमा थी, वह जो रोशनी थी, अब वह खत्म होती हुई नजर आ रही है। यानी कि सूरज अब डूबने को चला है, डूबने वाला है, संध्या समाप्त होने को है और रात्रि की शुरुआत होने वाली है। ठीक है, तो इस पूरी एक छोटी सी कविता में हरिऔध ने बहुत खूबसूरती के साथ संध्या, सायंकालीन सौंदर्य का वर्णन किया है, प्रकृति के दृश्यों का वर्णन किया है। और ऐसा लगता है कि संध्या का इस तरह से दृश्यांकन किया है जैसे लग रहा है कि वो एक गति में है, एक लय में है, एक धुन में है, एक प्रक्रिया में है। अचानक सांझ को खत्म नहीं कर देते हैं, अचानक रात को बुला नहीं लेते हैं, धीरे धीरे उसकी शुरुआत करते हैं कि कैसे गगन कुछ लोहित होता है, फिर सूरज की किरणें कहाँ पहुँच जाती हैं? पेड़ों की चोटियों पे पहुँच जाती हैं। ठीक है, फिर वो रोशनी कहाँ दिखाई देती है? नदियों के किनारे, सरोवर के किनारे, और फिर अंत में पहाड़ की चोटियों पर, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो बहुत सुंदर ढंग से, बहुत व्यवहारिक ढंग से, बहुत प्रांजल भाषा के प्रवाह में सायंकालीन सौंदर्य और दृश्य का चित्रण हरिऔध ने इस कविता में प्रस्तुत किया है। ठीक है, जहाँ तक कविता की भाषा का प्रश्न है, शिल्प का प्रश्न है, तो बहुत मोहक दृश्यांकन किया है और संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग आपको यहाँ पे देखने को ज्यादा मिल रहा है ना। लेकिन यह कविता की मांग है, यह कविता की जरूरत है। कविता को खूबसूरत बनाने में, सौंदर्य प्रदान करने में इन शब्दावलियों का प्रयोग उचित जान पड़ता है। जैसे कि आप देखें कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, तो सीधे सीधे सूरज नहीं लिखा, कमलिनियों के कुल का वल्लभ, यानी कि कमलिनियों के कुल का स्वामी वो कौन है? सूर्य है। तो इस तरह से शब्दों का प्रयोग करके कविता में सौंदर्य चेतना जागृत करने का प्रयास हरिऔध ने किया है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात इस कविता की कि चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। जब हम कविता से गुजर रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है? चित्र उपस्थित होता जा रहा है। ठीक है, और इस कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। पिछली क्लास में मैंने बताया था कि अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है।
जहाँ एक ही वर्ण बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और इस पूरी कविता में संस्कृत के द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है। किसी दिन मैं अलग से बताऊंगा कि छंद क्या है, अलंकार क्या है, तो उसमें द्रुत विलंबित छंद के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और कविता की भाषा जो है वो बहुत प्रांजल और हृदयग्राही है। ठीक है बच्चों, स्पष्ट हो गया?